हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईसीएमआर के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में 131 से 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी डाइवर्सिटी पृथ्वी पे पाई जाती है, जितने भी अर्थ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ एनिमल्स जो है आपको कुछ पर्टिकुलर सीजन में आपको दिखाई देंगे। कुछ एनिमल जो होते हैं विंटर में गायब हो जाते हैं, कुछ एनिमल समर में गायब हो जाते हैं, कुछ एनिमल जो है इनके ऑटम में अपने आप को दिखाते हैं। तो द रीज़न इज़ दैट कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द इन्वायरमेंट। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का इफेक्ट जो है बॉडी पे पड़ता है। तो जो भी एनिमल समर में गायब होते हैं, जो भी एनिमल समर में हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो सारे एनिमल के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे हम यूज़ करते हैं समर स्लीप। समर स्लीप टर्म यूज़ किया जाता है, जो कि वो समर में अपने आप को नहीं दिखाते हैं। समर के कंडीशन में वो अपने आप को गायब दिखाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं समर स्लीप। समर स्लीप बोलते हैं और समर स्लीप को ही हम एस्टिवेशन बोलते हैं। समर स्लीप को ही हम एस्टिवेशन बोलते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं वो आपका विंटर में अपने आप को नहीं दिखाते, विंटर में वो पूरे के पूरे विंटर गायब होते हैं। और जो भी एनिमल विंटर में अपने आप को गायब रखते हैं उनके लिए हम बोलते हैं, और उस समय जो जिस कंडीशन में वो होते हैं उन्हें हम विंटर स्लीप कहते हैं, विंटर स्लीप बोलते हैं। और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन टर्म यूज करते हैं, हाइबरनेशन टर्म यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर द फ्रॉग टेक्स अ शेल्टर इन द डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, दिस इज कॉल्ड। देखिए, एक्सट्रीम हीट मतलब समर, समर में अपने आप को जो अपने आप को गायब करते हैं, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ भी चले जाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम समर स्लीप कहते हैं। और समर स्लीप जो है आपका एस्टिज्म कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सब इसमें हम समर स्लीप को हाइबरनेशन नहीं कहते हैं, विंटर स्लीप को ये एस्टिवेशन नहीं कहते हैं, डायपाउस नहीं कहलाता है, और ये सस्पेंड भी नहीं कहलाता है, डॉर्मेसी भी नहीं कहलाता है, डायपाउस भी नहीं कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका पहला है, समर स्लीप और विंटर स्लीप, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूरिकोटेलिक। देखो, एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंड ऑन कि वो क्या चीज़ अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले जहाँ भी हमारे पास वाटर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, वो एनिमल अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारा पानी ज़्यादा होता है या जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और अमोनिया को जो भी एक्सक्रीट करते हैं उसे हम अम, अमोनो अमोनोटेलिक कहते हैं, उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। और अमोनोटेलिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो होता है आपके पास, अमोनोटेलिक के लिए फिश के अलावा फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है, या एम्फीबिया की जो लार्वा होती है वह भी वाटर में रहती है, इसलिए यह भी हमारा अमोनोटेलिक है, क्योंकि अमोनिया को वो बाहर निकालते हैं। बट अमोनिया के अलावा अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इवोल्यूशन में बॉडी के अंदर ऑर्निथीन साइकिल का इवोल्यूशन हुआ, और ऑर्निथीन साइकिल जो है अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में बदला, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। अगर हमारा कोई भी एनिमल यूरिया को बाहर निकालता है तो इसे हम यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरियोटेलिक का जो एग्जाम्पल है उसमें आपका आता है कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस
फिश। अडल्ट एम्फीबियन, अडल्ट एम्फीबियन और मेमल्स, ये सभी यूरिया को एज अ स्क्रीट बाहर निकालते हैं क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है। बट यहाँ पे भी जो है यूरियोटेलिक में भी आपका वाटर की जरूरत होती है। वो स्थान जहाँ पे पानी कम हो वहाँ पे लोग और लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, या जो कि यूरिया के बाद एक सब्सटेंस आता है जिसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड, मतलब वो एनिमल जो कि यूरिक एसिड को एज अ स्क्रीट यूज कर मतलब रिलीज करते हैं, उसी को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका बर्ड एंड इंसेक्ट। तो बर्ड और इंसेक्ट जो है वह यूरिक एसिड को बाहर रिलीज करते हैं, और यूरिक एसिड को बाहर रिलीज करते हैं, दैट इज द रीजन कि दैट इज कॉल्ड अ यूरिकोटेलिक। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या था, पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक में है बर्ड्स और इंसेक्ट। आपने बर्ड की पूप को देखा होगा, वो सफेद सफेद होती है, व्हाइट व्हाइट होती है, वो यूरिक एसिड होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, अगर आता होगा तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। कि द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, एक इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल जो होती है किसी पॉपुलेशन से बाहर निकल के वो पूरा का पूरा एक जो है आपका नया पॉपुलेशन किसी अदर आइलैंड पे बनाती है, दैट इज कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट जो है किसके कारण होता है, फाउंडर इफेक्ट का रीजन जो है, जो फैक्टर फाउंडर इफेक्ट को मतलब प्रमोट करता है, दैट रीजन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो फाउंडर इफेक्ट को कहीं ना कहीं, फाउंडर इफेक्ट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑर्गन्स, जहां पे आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स जो है वो मेच्योर होते हैं या उनका फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक बोन मैरो है। बोन मैरो के अंदर बी सेल और टी सेल दोनों का डेवलपमेंट होता है, दोनों का नॉट डेवलपमेंट होता है, दोनों का ओरिजिन होता है। फिर बी सेल का डेवलपमेंट मेचुरेशन वहीं पे हो जाता है, बट टी सेल जो है वह बोन मैरो से निकल के थाइमस में जाता है और थाइमस में उसका मेचुरेशन होता है। बट जब मेच्योर बी सेल और टी सेल जब दोनों मेच्योर हो जाते हैं तो उनका आमना सामना जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, जिसके अंदर लिम्फ नोड स्प्लीन आता है, जहां पे बी सेल और टी सेल एंटीजन से मिलते हैं या फॉरेन पार्टिकल से मिलते हैं। क्या ध्यान देना है कि वहां पे वो फॉरेन पार्टिकल से मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एंटीजेनिक सिमुलेशन होता है आपका, किसका, सेल्स का। तो सबसे पहला ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर। इमेच्योर नहीं, मेच्योर पहले ही हो चुके हैं, बी सेल बोन मैरो में और टी सेल थाइमस में। फंक्शन द रिमूवल ऑफ डैमेज एरिथ्रोसाइट फ्रॉम द सर्कुलेशन, यह भी फंक्शन नहीं होता है। लिम्फ नोड का तो नहीं है, स्प्लीन को कभी कभी गार्बेज ऑफ एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, बट वो आपका क्या है, लिम्फ नोड के लिए नहीं होता है। ये आपका एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स एंड द सेल टू मेंटेन द, नहीं, यह जो है स्टेम सेल्स कहाँ पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, ना कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो करेक्ट आंसर इसका एक ही है कि दीज आर द साइट ऑफ एंटीजेनिक सिमुलेशन ऑफ मेच्योर बी सेल। तो बी सेल, मेच्योर बी सेल को एंटीजन से मुलाकात कहाँ पे होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो मिलते हैं और वो सिमुलेट हो जाते हैं। तो एंटीजेनिक सिमुलेशन पाया जाता है जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फ नोड और स्प्लीन में। ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, बट रिमेंबर मेमोरी बेस है कि अगर आपको याद होगा तो बता पाओगे। द क्लीवेज फाउंड इन द मेमेलियन एम्ब्रियो,
देख ध्यान दीजिएगा, मेमेलियन एम्ब्रियो के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक रोटेशनल, होलोब्लास्टिक रोटेशनल, रोटेशनल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज जो है वो आपका मेमेलियन एम्ब्रियो में होता है। क्वेश्चन में दे रखा है प्लेनर नहीं होता, अनइक्वल नहीं होता है, रेडियल भी नहीं होता है, रोटेशनल क्लीवेज होता है इन केस ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो। तो ये अगर आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप तुक्का ही मार मतलब तुक्का मार सकते हो, बट आई प्रीफर कि तुक्का मत मारना, क्योंकि 55% पे ही सिलेक्शन होता है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन याद हो तो ही आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस्चेरिशिया कोली इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द पॉल्यूशन ऑफ। सबसे पहले इस्चेरिशिया कोली ई कोलाई जो होती है वो गट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है, और गट से अगर बाहर आ रही है तो वो बाहर आती है फीकल मैटर के साथ। अगर किसी वाटर बॉडी में, किसी वाटर बॉडी में अगर इस्चेरिशिया कोलाई ज़्यादा पाया गया है, मतलब उस वाटर बॉडी में कहीं ना कहीं से फीकल मैटर ज़्यादा हुआ होगा। तो अगर किसी भी वाटर बॉडी में आपका इस्चेरिशिया कोलाई का अमाउंट बढ़ा हुआ है, दैट डेफिनेटली वहाँ पे फीकल मैटर का पॉल्यूशन होगा। वो आपका वाटर जो है पॉल्यूटेड होगा फीकल मैटर से, क्योंकि फीकल मैटर ही सोर्स है इस्चेरिशिया कोलाई को बाहर निकालने का। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर कि फीकल मैटर का इंडिकेटर है आपका इस्चेरिशिया कोलाई या ई कोली। ये आपका क्वेश्चन है कि सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन, द सच बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज। जो आपका नाइट्रेट को नाइट्राइट में और उसके बाद फ्री नाइट्रोजन में बदलता है, दैट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या करती है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में बदलती है और नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में बदल देती है। मतलब नाइट्रोजन को बाहर फ्री नाइट्रोजन में बदलने का काम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है कि एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन में बदल देती है। फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलने का काम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करती है। और अमोनोफाइंग बैक्टीरिया क्या है, अमोनिया को मतलब अमोनिया के रूप में बदलने का काम करती है फ्री नाइट्रोजन को। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है, सॉइल में नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान था। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज अ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं होगा। इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेजेंट डे ड्यू टू। देखो ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है ऑक्सीजन का ना होना, और अगर हमारा रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना है मीन्स डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा एनिमल आया होगा या ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा जो कि हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। और ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो आया था वो आया था आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के डेवलपमेंट होने से नेचर में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा और देन एटमॉस्फेयर इज कन्वर्ट या चेंज इनटू द रिड्यूसिंग नेचर टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और दैट इज अ रीजन कि अब प्रेजेंट टाइम में हम नए ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं देखते हैं कंपेयर टू पहले हो रहे थे रिड्यूसिंग नेचर में। बट अभी जो है आपका मॉलिक्यूल्स का इवोल्यूशन कहीं ना कहीं मतलब नए बिल्कुल कोर से नहीं बनता है, उसके लिए आपको रिड्यूसिंग नेचर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं। दैट इज आल्सो द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको सीधे याद होगा तो आप होगा, बट ये याद भी होगा क्योंकि कक्षा 8 से पढ़ाया जाता है कि फॉसिल्स जो है सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल पाए जाते हैं। ये आपको बचपन से ही कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा कि फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं।
यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर, देखो ये तुम रट भी सकते हो, बाकी इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब तुमने पेपर मॉथ की बात करी होगी, विस्टन बेटोलेरिया की बात करते हो, तो वहां पे आप वो बात बोलते हो कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्री और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप बात करते हो कि वहां पे हुआ क्या, पहले लाइकेन थे, जिससे कि जो आपका लाइकेन जो था, जिसके मतलब जब लाइकेन था शुरू शुरू में, तो उस समय आपका व्हाइट जो वेस्टर्न मेटल था वो ज़्यादा थे। बट बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बार्क के ऊपर जो है आपका क्या आ गया, बार्क के ऊपर ब्लैक स्पॉट बन गया, ब्लैक हो गया, मतलब लाइकन धीरे धीरे ख़त्म हो गए। लाइकन धीरे धीरे ख़त्म हो गए तो ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूटेड हुआ। तो अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हुआ है तो किस चीज का सबसे कम होगा, कौन इंडिकेटर है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का, लाइकेन। अगर अगर पॉल्यूशन है तो लाइकेन जो है एज अ इंडिकेटर यूज होता है, लाइकेन एज अ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर यूज होता है। तो अभी तक अगर हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखो, क्योंकि अब नेक्स्ट सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद 2022 के सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सीरीज आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। और ना सिर्फ ये देखो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन देखो और बाकी डीबीटी के भी क्वेश्चन देखो, अपने रैंक को सिक्योर करने के लिए, अपनी तैयारी जीआरएफ के पोजीशन को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने सीएसआईआर नेट की तैयारी नहीं कराई थी, सिर्फ कुछ ही वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। बट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का जो पहला वीडियो मैंने डाला था, उसी वीडियो से, उसी पॉइंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, जिसमें एल्गा उल्गा को एक साथ रखा गया। उसमें मैंने बताया भी सेम लाइन था, वही सेम लाइन आया है। 5 से 6 क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में मेरे वीडियो से आए हैं, तो आप इस पे बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप रोज रोज वीडियो देखते भी हो ना, मेरे 10 से 20 क्वेश्चन जो मैं रोज अपलोड करता हूँ, अगर उसको भी आप देखते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो पाएगा, हो जाएगा, चाहे वो सीएसआईआर नेट ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।